क्या होता है कॉमन कोल्ड, कारण क्या होता है इसका स्प्रेड कैसे होता है, इसका इलाज और कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन कोल्ड है और कौन सा कोविड या फिर दूसरा कोई बीमारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरे हर एक नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखिए, मुझे पूरा यकीन है आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। जबरदस्त गर्मी के बाद टाइम आ गया बरसात का और टाइम आ गया कॉमन कोल्ड वायरल फ्लू का भी। वायरल फ्लू जो होता है मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में राइनो वायरस करके एक वायरस होता है जो इसका कारण होते हैं। जस्ट लाइक कोविड, ये एक एरोसोल जनरेटेड डिजीज है। कोई अगर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल खांस रहा है या छींक तो उसके थ्रू एरोसोल जो जनरेट होता है वो इसका स्प्रेड का कारण होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना पड़ेगा। एरोसोल जो है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये आपके आंख से एंड आपके रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है, आपका नाक या आपका मुंह जो होता है उसके थ्रू बॉडी में एंटर करता है। इसके सिम्टम्स मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर, सर्दी, खांसी, छींक, सरदर्द, लेथर्जी, ब्लॉक नोज देखा जाता है। अब आ जाते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। कॉमन फ्लू अगर किसी को होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप वो रिजॉल्व हो जाता है। पैरासीटामोल कॉमनेस्ट यूज्ड दवाई होता है इन केस ऑफ वायरल फीवर। अगर आपको लिवर वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है उस केस में पैरासीटामोल को फीवर के लिए दिन में 2 से 3 दफा 500 से 650 mg के डोज में दिया जाता है। बहुत हाई ग्रेड में अंडर सुपरविजन 1 ग्राम पैरासीटामोल तक दिया जा सकता है। अगर आप 650 पैरासीटामोल अगर दे, फीवर बहुत हाई ग्रेड है एंड अगर बहुत फ्रिक्वेंट फीवर हो रहा है तो उसमें दिन का 4 दफा यानी कि हर 6 घंटे में एक बार पैरासीटामोल को दे सकते हैं। फीवर के लिए और एक चीज जो बहुत ज्यादा मदद करता है वो है कोल्ड स्पॉन्जिंग। आप पैरासीटामोल को देने के साथ साथ पेशेंट के फोरहेड को रूम टेम्परेचर के पानी के साथ स्पॉन्ज कर दीजिए। फीवर जो है वो बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएगा। अब सर्दी और छींक, इसके लिए जो सबसे कॉमनेस्ट दवाई यूज होता है वो एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन, जैसे कि आपका लेवोसिट्रिजिन, सिट्रिजिन, मोंटेलुकास, फेनाइलेफ्रिन, ये सब। इसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राउजीनेस, इसीलिए ये सारा दवा को रात के टाइम लेने के लिए कहा जाता है। अगर कोई पेशेंट दिन में ये सारा दवाई ले रहे हैं तो उनको प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। एंटी एलर्जिक दवाई जो होता है ये खांसी में भी हेल्पफुल होता है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को कफ सिरप का भी जरूरत पड़ता है। खांसी के साथ अगर कफ आ रहा है तो उसको प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। प्रोडक्टिव कफ के केस में आपको एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिक सिरप लेने हैं। ये आपके छाती में जमा हुआ कफ को निकालने में मदद करता है। अगर आपको ड्राई कफ है, अगर आपको बस खांसी होता है लेकिन उसमें कोई कफ प्रेजेंट नहीं होता है, उस केस में आपको एंटीटसिव लेना होता है। वो खांसी के थ्रेशोल्ड को बढ़ाता है, मतलब जिस इंटेंसिटी से आपका खांसी होता है उसको कम करता है। उसके बाद अगर किसी को ब्लॉक नोज का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में कुछ नेजल डिकंजेसेंट जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ये सब आप ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 दफा 2 से 3 दिनों के लिए आप ये नेजल ड्रॉप या फिर स्प्रे के तौर में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है, बहुत लंबा टाइम के लिए अगर इसको कोई यूज करता है वो पेशेंट का नाक इंटरमिटेंटली बंद होने का एक कंप्लेन रहता है जिसको मेडिकामेंटोसा कहते हैं। अगर किसी को मेडिकामेंटोसा हो जाता है तो उसको स्टेरॉइड नेजल ड्रॉप्स तक उनको देना पड़ सकता है। तो आप इस चीज से थोड़ा सा सतर्क रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। 2-3 दिन ये यूज करने के बाद अगर आपके नाक में फिर भी ड्राइनेस, इचिंग या फिर नाक अगर आपका ब्लॉक रहता है, नॉर्मल सलाइन स्प्रे या फिर नेजल ड्रॉप आप उसमें डाल सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को बॉडी एक या फिर हेडेक अगर हो रहा है, पैरासीटामोल इन दोनों केस में ही हेल्प करता है। अगर आपको फ्लू हो रखा है, रेगुलर इंटरवल में इफ पॉसिबल आप अपना ब्लड प्रेशर को जरूर से चेक कराएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर डाउन है, 1 कप पानी में छोटा चम्मच का आधा चम्मच यानी कि 2 ग्राम के आसपास नमक दिन में 2 से 3 दफा जरूर से लीजिए। नमक की कमी की वजह से भी बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है। अगर आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस केस में आपको प्रेशर कम करने का गोली लेना पड़ेगा। पेशेंट्स के साथ साथ कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल सप्लीमेंट के तौर में जिंक और विटामिन सी को जरूर से इंक्लूड कर सकते हैं। ये दोनों ये इम्यूनो बूस्टर होते हैं, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब अगर किसी को आप 2 से 3 पैरासीटामोल दे दिए उसके बाद भी वो पेशेंट का फीवर
नहीं जा रहा है या फिर उसके सिम्टम्स जो है खांसी कफ बढ़ रहा है, तो उस केस में आपको डाउट करना है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो रहा है। उस केस में आपको एंटीबायोटिक चालू करना पड़ेगा। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही फीवर आता है या जैसे ही उनको खांसी शुरू होता है वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल मत कीजिए। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, वायरस के नहीं। तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इसको अप्लाई किया जाता है जस्ट टू स्टॉप सुपर इन्फेक्शन या बैक्टीरियल ग्रोथ। आज के दिन में जो सबसे कॉमनेस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो है एजिथ्रोमाइसिन। 500 mg 5 दिनों के लिए आप पेशेंट को दिन में 1 गोली करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप किसी प्रॉपर फिजिशियन के सुपरविजन में हैं। तो ये हो गया मेडिकेशन वाला पार्ट। अब कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जो आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करेगा। उसमें से पहला जो है स्टीम इनहेलेशन एंड गार्गलिंग। गर्म पानी में नमक डाल के आप दिन में 2 से 3 दफा 6 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी का भाप लीजिए। इससे सांस के नाली में जो भी जमा हुआ कफ होगा वो सारा एरिया इससे क्लीन अप होगा। इसके वजह से छाती में बैठा हुआ पुराना कफ बहुत आसानी से खांसी के साथ बाहर आ सकता है। गर्म पानी में नमक डाल के गागल भी कर सकते हैं, या फिर गागल के लिए इक्वल अमाउंट रूम टेम्परेचर का पानी और बीटाडीन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके बाद है हाइड्रेशन। बहुत ओवरलुक किया जाता है इस चीज को। अगर आपको हार्ट का, किडनी का या प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं है, जरूर से दिन में 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी पीने का कोई जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर का पानी इज गुड एनफ। आपको बस मेक श्योर करना है कि ठंडा पानी या फिर ठंडा चीजें आप नहीं ले रहे हो। बॉडी को प्रॉपरली आप रेस्ट दीजिए। दिन में 7 से 8 घंटा आप जरूर से सोइए। जितना रेस्ट करेंगे आपका बॉडी उतना ही रिकवर करेगा। 1 से 2 दिन अगर पॉसिबल होता है आप अपने काम से छुट्टी लेके भी रेस्ट कीजिए। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो जरूर से इस टाइम के लिए एटलीस्ट स्मोकिंग को बंद कीजिए। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो है डाइट। अगर आपको वायरल फीवर या फिर इनफैक्ट आपको अगर कोई भी फीवर हो रखा है, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड यानी कि मैदा, ये सब चीजों से आपको दूर रहना है। अगर आप ये करोगे तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा मतलब आपका बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगा। आपको इस टाइम में प्रोटीन रिच खाना खाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन के तौर पे दूध, छेना, पनीर, सोयाबीन, दाल, राजमा, चना ये सब ले सकते हो। अगर आप अंडा खाते हो तो अंडा भी जरूर से कंज्यूम कीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मछली, चिकन, अंडा ये सब जरूर से कंज्यूम कीजिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है तो दिन का 1 चम्मच देसी गाय का घी भी जरूर कंज्यूम कीजिए। इसका एक बहुत अमेजिंग हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। और एक स्पाइस जो बहुत बेनिफिशियल होता है कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, हल्दी। हल्दी को आप सब्जी में एक्स्ट्रा डाल के यूज कर सकते हैं। हल्दी को आप दूध के साथ मिला के टर्मरिक मिल्क बना के आप उसको ले सकते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके बॉडी को रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप मॉडरेट अमाउंट में फ्रूट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स का अमाउंट भी बहुत ज्यादा ना हो। फ्रूट्स में फ्रक्टोज करके एक शुगर होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो फ्रूट्स के अंदर जो विटामिन प्रेजेंट होते हैं, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए दिन में आप एक बार कोई एक फ्रूट, स्पेशली अगर आपको सिट्रिक एसिड वाला कुछ फ्रूट मिलता है जैसे कि ऑरेंज वगैरह, तो आप आधा या एक जरूर से कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी फूड कोल्ड इन नेचर होता है, खीरा, केला, वाटरमेलन, दही, ये सारा चीजों से आपको दूर रहना है। तो यहाँ तक हो गया नॉर्मल वायरल फ्लू। अगर आपको बुखार के साथ साथ अगर आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू होता है, अगर आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर ड्रॉप होता है बॉडी में, अगर आपके नाक का गंध या फिर मुंह का स्वाद अगर चला जाता है, अगर आपको डायरिया शुरू हो जाता है, तो ये सारे केस में आपको कोविड के तरफ डाउट करना पड़ेगा। उस केस में आप खुद को आइसोलेट कीजिए और जरूर से किसी फिजिशियन के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए। कोविड के सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल करना होता है, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्या क्या दवाई इसमें चलाना होता है, उसके बारे में मैं पहले डिटेल्स वीडियो में बात कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोस को नहीं देखे तो जरूर से आप उसको चेकआउट कीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी ये बरसात का जो टाइम शुरू हो रहा है वो बहुत गंदा पानी बाहर है। अगर ये गंदा पानी, अगर ये कीचड़ आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ, आपका पीने वाला पानी के साथ अगर मिल जाता है, आपको टाइफाइड होने का या फूड पॉइजनिंग होने का बहुत सीवियर चांस रहता है। एंटीबायोटिक के बावजूद आपका अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, डाइजेस्टिव सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आपको पेट में दर्द होना, पेट में क्रैम्प होना, डायरिया होना, उल्टी होना, सर दर्द, बदन दर्द, अगर ये सारा प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखता है तो आप टाइफाइड का जरूर से टेस्ट कराएं। अब अगर आपका
फीवर दिन में कुछ स्पेसिफिक टाइम आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स में आ रहे हैं, उस टाइम में आपको मलेरिया या डेंगू का आपको टेस्ट कराना। अगर किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देने के बाद भी उनको लो ग्रेड फीवर रह रहा है, अगर उनका बॉडी वेट बहुत प्रोमिनेंटली कम हो रहा है, कफ के साथ ब्लड आ रहा है, तो टीबी का टेस्ट कराना है। अगर आपको बुखार के साथ साथ सरदर्द, स्पेशली अगर ये आईब्रोज के ऊपर ये वाला पार्ट में या फिर चीक में, गाल के ये वाला पार्ट में अगर आपको दर्द होता है, फेस का एक्सरे कराना पड़ेगा। वो साइनोसाइटिस हो सकता है। अगर फीवर के साथ साथ आपके आंख का जो सफेद वाला जो पार्ट है, येलोइश डिस्कलरेशन या पीलापन अगर दिखता है, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज रहते, अगर आपको गैस्ट्रिक का इश्यूज रहते, तो यहाँ पे आपको लिवर का बीमारी डाउट करना। कभी भी आप फीवर के लिए लैब में अगर चेक करा रहे हो तो वहाँ पे आप अपना सीबीसी और सीआरपी जरूर से चेक कराओ। बहुत ज्यादा महंगा ये टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत इफेक्टिवली आपके ब्लड में कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फ्लेमेशन है, आपको पता चल जाता है। फीवर बॉडी का एक वार्निंग साइन होता है, एक रेड फ्लैग साइन होता है कि आपका बॉडी किसी स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है। ये जो बरसात का जो सीजन आ रहा है, ये कॉमन कोल्ड का सीजन होता है। 80 to 90% ऑफ द टाइम आपको ये स्ट्रेस जो है, ये राइनो वायरस की वजह से ही या फिर कॉमन कोल्ड की वजह से ही मिलेगा। तो अगर आपको फीवर आ जाता है तो पैनिक ना करके आप ये सारा सिम्टम्स के लिए आप वॉच आउट करो। आज के दिन में ज्यादातर लोग घर में बंद हैं, लेकिन घर पे रहते हुए भी वो अपने अपने काम में लैपटॉप या मोबाइल के साथ व्यस्त है। ये आज के दिन डिप्रेशन का एक मेजर कारण है। फिजिकल बीमारी को ट्रीट करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेंटल बीमारी को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे अकेले रह के अपने ऊपर और एक बीमारी का बोझ मत बढ़ाइए। फैमिली वालों के साथ रहिए, लोगों के साथ दिल खोल के बात कीजिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। यही दुआ के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।